चलो तो सॉल्यूशन देखो। चलो बच्चों आ जाओ। यस सर। हाँ सर। यस सर। यस सर। चलो पहले का आंसर बोलो। रूट जी बाय टू। हाँ सर सही है, रूट जी बाई 2। अप्रोच बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। सब मेरा पेज खराब कर दिया आज आपने। क्यों? ये कौन है? पढ़ाई के अलावा कोई बकवास नहीं। इस पे रो जी। हाँ एक मिनट, कहाँ पे लेवल हाई होगा, कहाँ लो होगा? तो लेफ्ट साइड जीरो करना है। सर लेफ्ट साइड जीरो करना है ना सर। जीरो। ओके दिया ही है, ओके दिया है। जीरो। यस सर। वो हाँ, तो तो अंदर ऐसा फोर्स आना बनेगा। है तो लेफ्ट साइड ही तो यहाँ कटेगा। पे पी नॉट ही, वैसे भी अंदर की तरफ फोर्स चाहिए। पी Yes, नॉट sir. प्लस रो जी। एल बाई टू नीचे, एल बाई टू ऊपर, तो एल यस और सेंट्रीपिटल ओमेगा स्क्वायर आर 2l बाय 2। क्लियर? तो रो Yes, जी sir. एल ए इज इक्वल टू रो ए 2l ओमेगा स्क्वायर 2l बाय 2 जी बाय 2l अंडर रूट के अंदर आ गया। यस सर। ये सर यही है। हाँ सर। सर वो ओमेगा स्क्वायर 2l/2 क्यों लिया? l/2 सेंटर ऑफ मास का 12/2 तो सेंटर लिया मास ना, का वाट ये देते हैं। टोटल लेंथ 2l है ना। बीच में से नहीं सेंटर ऑफ मास लेंगे। किस अच्छा बीच अच्छा में ही तो लिया, तभी तो 12/2 लिया। ये हाँ सर ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 में ये h है, 3h/4 हाइट थी, और फाइनली हम जितना ऊपर उतना नीचे, ये ट्रेपीजियम से निकाल सकते हैं। ये अगर h है तो ये डायरेक्ट ये मैं h/2 लिख सकता हूँ। यस सर। ये बात समझ में आई यस सर। यस सर। यस कि एक तरफ जितना बढ़ेगा दूसरी तरफ उतना ही नीचे गिरेगा। यस सर। तो ये बनता, तो यहाँ से tan थीटा निकाल सकते हैं हम सीधे। 1/2। तो tan थीटा आया 1/2, तो a बाय जी, तो g आया a आया g/2। सेकंड का आंसर। सर इस वाले में अगर राइट साइड वाले को x मानेंगे कि x नीचे गिरा, तो x और a में रिलेशन कैसे निकालेंगे? तो वॉल्यूम कंजर्वेशन, ये अगर तुमने ये माना 3h/4 माइनस एक्स, तो ये 3h/4 प्लस एक्स लिखोगे, हाँ और वॉल्यूम कंजर्वेशन करोगे तो इसका वॉल्यूम आएगा ये एरिया 3h/4 इंटू एच हाँ इंटू अंदर की विथ। समझ गए? जैसे हाँ यहाँ सर करोगे तो एवरेज लोगे तो अपने आप ही x h/4 आ जाएगा। ठीक है सर। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखें, फिर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने लिक्विड को आगे की तरफ एक्सीलरेट कर रहे थे, और ये सिस्टम खुद एक्सीलरेट कर रहा है, मतलब इस तरफ दो एक्सीलरेशन है, एक a1 और एक a2। a2 नीचे था ऊपर था? सर A1 ऊपर था और A2 राइट साइड। ऊपर ऐसा A1 था, a2 a2 राइट था। तो अब जब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इस पे किसी भी सेगमेंट का, तो y डायरेक्शन वाले सेगमेंट का अगर आप बनाओगे इसका, तो इसका प्रेशर अगर P1, इसका अगर प्रेशर P2, और ये सिस्टम एक्सिलरेट कर रहा है A से, तो P2A माइनस P1A, ये नेट फोर्स है, माइनस mg इक्वल टू ma। झिल गया? हाँ सर। यस तो सर। P2 माइनस P1A इज इक्वल टू m g प्लस a1। जी इफेक्टिव से भी समझ में आ जाता, तो डेल्टा P इज इक्वल टू रो g प्लस a डेल्टा y। आ गया समझ में? यस सर। हाँ सर। y डायरेक्शन में। यस सर। ये मैंने इसका, अब अगर मैंने ऐसा लिया होता इस तरह का, तो जब मैं y डायरेक्शन में लिख रहा हूं तब a2 का कोई रोल नहीं आ रहा है, और जब मैं x डायरेक्शन में लिखूंगा तो a1 का कोई रोल नहीं आएगा। क्लियर? तो अगर इसका प्रेशर P1, इसका प्रेशर P2, यहाँ डिफरेंस ma, तो P1A माइनस P2A इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन।
और मास कितना है, रो ए डेल्टा एक्स, तो P1 माइनस P2 ए, तो डेल्टा P इज इक्वल टू रो A2 डेल्टा एक्स, रो जी एच जैसा ही है। हाँ सर। तो x डायरेक्शन में भी प्रेशर बदल रहा है, y डायरेक्शन में भी। y में रो जी एच टाइप का है लेकिन g की जगह g इफेक्टिव, x में भी रो जी एच की तरह है, g की जगह A2। सर ये जो वाला टर्म है लेफ्ट साइड में, इसमें A1 का रोल तो आएगा ना, जी A1 क्या में है, आए A1 वो अपने ऊपर। आप ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग हाइट निकल आएगी। हाँ मतलब उसका रोल आएगा ना फिर, अगर उसमें अगर अपन लोग पूरे टर्म्स लिख के इस एक्सप्रेशन में रोल नहीं आएगा जो लिखा है हमने, वो जो P1 और P2 की वैल्यू लिखोगे ना, उनमें h का रोल आएगा। हाँ हाँ वही। है ना, आ गए दोनों। और इसका जो तीसरा था, हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन तीसरा करने के लिए मैं एक बार फिर से आपको पूरे प्रूफ के साथ कर रहा हूं, सो दैट आपको कॉमन सेंस लगे चीजें। तो ये लिया हमने, ये H1, ये H2, तो इसका P0 प्लस रो G प्लस A1 H1, इसका P0 प्लस रो G H2 था शायद, प्लस A H2। आ गया समझ में। और एक्सिलरेशन ये सिस्टम कर रहा है A2 से, तो रो G प्लस A H2 माइनस रो G प्लस A H1 इंटू एरिया इज इक्वल टू मास रो A लेंथ L A2, काट दिया, H2 माइनस H1 इंटू G प्लस A1 इज इक्वल टू A2L, और यहाँ H2 माइनस H1 बाय L इज इक्वल टू A2 बाय G प्लस A tan थीटा। और मेरे ख्याल से डायरेक्ट भी सोच सकते थे, tan थीटा A बाय G इफेक्टिव, और G इफेक्टिव क्या है, G प्लस A। तो y डायरेक्शन में तो बहुत आसान है, G को G प्लस माइनस A से रिप्लेस कर दो। x डायरेक्शन में करना है तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। चलो लास्ट क्या था, वो वाला थीटा। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन एडवांस में भी आ चुका है, मेंस में भी आ चुका है। तो ये इस तरफ ऐसे मुड़ जाएगा, हमने मान लिया ये थीटा ऊपर इधर मुड़ गया। तो अब जरा सोचिए, अगर ये थीटा मुड़ गया तो 2 रो का लिक्विड ये है, रो का लिक्विड ये है, ठीक है। और बॉटम पे मैं प्रेशर बराबर कर सकता हूं, इजिकल टू इस एयर का मान लू P0, तो पूरे में P0 है, P0 प्लस, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से आता हूं, अब क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग, तो ये वाली हाइट कितनी है, R sin theta आर साइन थीटा। R sin theta, R sin theta R plus sin theta plus R cos theta रो जी R sin थीटा प्लस R cos थीटा, झेल cos गया। theta। हाँ सर। हाँ सर। और राइट हैंड, और इसमें एक और का रोल है, प्लस 2 रो वाली हाइट ये है, सोच पा रहे हो, हम्म, हाँ प्लस 2 रो R R minus R माइनस cos R cos R थीटा। cos theta। तो ये, और उस तरफ से प्रेशर निकालते तो P0 प्लस 2 रो क्या बनता है, आर का ये cos थीटा है, R आर माइनस R minus R R माइनस R R sin थीटा, साइन थीटा। R sin theta सर। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें बस मैथ्स ट्रिकी थी। तो ये लेंथ ये प्रेशर फ्रॉम राइट निकाला, एक प्रेशर फ्रॉम, ये प्रेशर फ्रॉम राइट हैंड साइड RHS, ये प्रेशर फ्रॉम, छोटा कैसे हो गया, प्रेशर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, दोनों जगह से प्रेशर निकाल के बराबर कर दिए। क्या आया tan थीटा, नहीं आया tan थीटा कुछ, किसी का नहीं है।
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 2 1 माइनस कॉस थीटा 1/3 इज इक्वल टू 2 1 1/3 आ गया था। साइन थीटा। क्या 1/3? यस सर। हाँ, tan थीटा 1/3। यस सर। हाँ यही आएगा। चलो हो गया फाइनल। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पे, और जो कि स्टैटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट, हालांकि इंपॉर्टेंट पार्ट पहला ज्यादा था, सेकंड में उसका एप्लीकेशन है हम, और सेकंड में ज्यादा कठिन लगता है लोगों को, लेकिन कोशिश करना समझने की। जो हमने कॉमन सेंस अभी पढ़े हैं बिल्कुल वही एज इट इज यूज होने वाले आर्किमिडीज प्रिंसिपल में। देखो चलो नया ही बनाता हूँ सामने। स्क्रीन शेयर्ड है? हाँ सर। यस सर यस। देखो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, फील्ड ऐड कर रहा हूँ बायोएनसी वाली। बायोएनसी मतलब लिक्विड ऐड कर रहा हूँ, सीधी बात। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील करते हैं वैसे बायोएनसी मैंने लिक्विड ऐड किया। बायोएनसी लिक्विड की डेंसिटी 2 है। ड्रैग कोएफिशिएंट विस्कस ड्रैग है ना, इसलिए रखा सो दैट बॉडी इज इक्विलिब्रियम में आ जाए। ये इतने से पार्ट में हमने ये फ्लूइड बना रखा है, ठीक है। अब अगर हम कोई भी बॉडी, इसमें बॉडी की बाय डिफॉल्ट डेंसिटी 1 होती है, और इसको छोड़ देता हूं। ये समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? सर SHM। एसएचएम तो हो रहा है, लेकिन ये ऑलमोस्ट 50% वॉल्यूम अंदर सबमर्ज्ड है। देखो इक्विलिब्रियम में हाँ 50% का लॉजिक समझ में आया? हाँ सर। इसकी 50 का डेंसिटी रेशियो। 2 है, सिग्मा बाई रो। इसकी डेंसिटी 1 है, इसकी डेंसिटी 1 है, हाँ सर डेंसिटी। ठीक है। आइस भी तो आधी फ्लो करती है। अच्छा हाँ। हाँ 1 माइनस सिग्मा ठीक बाय है। रूट। हालांकि मैं यहाँ ये नहीं बता, मैं कुछ और अभी एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, ठीक। ये तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल सीधे हो गए। इसको मैं बाहर लिक्विड ना जाए, कुछ बाहर ना भागे उसकी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट और इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। एक मिनट, ये शायद ड्रैग फोर्सेस में दिखा रहा है। ड्रैग और लिफ्ट की फोर्सेस को मैं हटा देता हूँ। सी कितना है, 7 न्यूटन के आसपास। तो छोटे फोर्सेस नहीं दिखाएगा। देखो इसको मैं रोटेशन ही बंद ही कर देता हूँ। ये बायोएनसी की वैल्यू आ रही है। एक मिनट, अरे यार इसको फिक्स रोटेशन मोड ही नहीं किया। अब देखना, मैं इसको हवा में ले गया, अब थ्रस्ट बिल्कुल नहीं था। दोबारा हूं, अब थ्रस्ट आ रहा है, और ज्यों ही पूरा डूब गया, अब थ्रस्ट कांस्टेंट है।
कितना है वो बाद की बात है, अब थ्रस्ट कांस्टेंट है, ये क्लियर है? यस अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके इंडिविजुअली हर सरफेस पे जो फोर्सेस लगते उनका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। तो मैं सिंपली अभी क्या कर रहा है, ये सबके फ्री बॉडी फोर्सेस कंबाइन कर दे रहा है। ये नंबर्स भी शायद हमें चाहिए नहीं है, एटलीस्ट वेक्टर तो नहीं चाहिए। अब जरा देखिएगा यहाँ पे फोर्सेस, अब जरा फोर्सेस देखिए, इसमें कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, ये समझ में आ रहा है? इस साइड में कुछ दो फोर्सेस दिख रहे होंगे तुम लोगों को। हाँ सर। सर हाँ सर। यस सर, यस। और जितना देखो ऊपर ले गया कोई फोर्स नहीं था, मैं नीचे ले गया 3 फोर्सेस आ रहे हैं, आ रहे हैं हाँ। और तीनों बढ़ते जा रहे हैं और हॉरिजॉन्टल कट रहे हैं, ये Yes, क्लियर sir. है? हॉरिजॉन्टल कट रहे हैं, वर्टिकल बढ़ता जा रहा है, वर्टिकल बढ़ता जा रहा है, हाँ सर। वर्टिकल अब भी बढ़ रहा है, लेकिन अब देखो एक डाउनवर्ड भी आने लग गया अच्छा रेट ऑफ लिक्विड। ये समझ में आया? अभी तक क्या था इस केस में, लिक्विड सिर्फ नीचे था, ठीक है? स्केल कम कर देता हूं, फिर देखिएगा अच्छे से, यही सबसे क्रूशियल चीज है। अब मैं जब नीचे ले जा रहा हूं, मैं जितना नीचे ले जा रहा हूं उतने फोर्सेस ताकतवर हो रहे हैं सभी। लेकिन अब मैं जो ये कह रहा हूं, ये देखिएगा कि ऊपर और नीचे के फोर्स का डिफरेंस कांस्टेंट है। ये जो वाई डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहे हैं उनके बीच का डिफरेंस कांस्टेंट है। अरे ये कौन है ये? अरे जूम वाले को बाहर निकाल दो। सर इशिता जैन के नाम से। तो मैं हूँ सर, नाम चेंज कर ले रहा हूँ। ये समझो लिक्विड चारों तरफ से फोर्स लगा रहा है, हाँ सर। एक ऊपर से एक नीचे से। अब मैं अगर ये फोर्स लिखूं, ये H है, ये फोर्स कितना है बोलो? रेट ऑफ लिक्विड है वो। तो ईशिता जैन है कोई? अरे यार किसी को कप्तान बनना पड़ेगा मुझे। सर वो रजिस्टर्ड वाला करवा लेना सर, सही रहता है सर। वही मैं करवा ही लूंगा। वैसे आ क्या सब अब वो लग रहा था कुछ दिन की बात है। हाँ, अब देखो यहाँ पे प्रेशर कितना है, रो जी एच प्लस एच। सर वापस से वही लग... सर वैसे वो रजिस्टर्ड वाली लिंक आ चुकी है मेल पे, उस पे आप ले सर- सकते हैं। सर वो सर अभी Yes, sir, आ गई थी सर वो। रीनेम कर लिया होगा अब पक्का। मुझे लग रहा है सब बच्चों ने नहीं किया होगा, तो किसी का नुकसान हो हाँ जाएगा। सर अभी नहीं, हुआ नहीं है सर, अभी आए नहीं। नहीं आया। अभी सर एक जीके नहीं सर, अभी तक नहीं हुआ। रीनेम कर लिया। हाँ सर एक जीके करके बच्चा है सर, वो दिन तुम्हारी सारी क्लास में भी कर रहा था, वही अभी आया, उसने रीनेम कर लिया शायद इस्ता के नाम से। है ये तुम्हारे साथ के ही बच्चे? होगा दूसरी कोचिंग गई सर, एकदम कैसे चली आएगी? सुबह 7:30 बजे के, इसलिए मैंने जस्ट पहले लिंक शेयर की थी। सर केमिस्ट्री में भी सर पहले ही शेयर करते हैं, जस्ट Yes, फिर sir, भी आ वो- जाते हैं। एक सर आदमी गैस पे से आधा- पढ़ा दो चलो ठीक, देखो चलो रो जी एच प्लस एच, ये समझ में आया डिफरेंस? तो एफ नेट कितना है बताओ? सर तो ये सर नाम करके और ये एचपी नाम से कौन है? वो मैं सर, पर दूसरे नाम से नाम क्यों नहीं रखते? वो लैपटॉप का नेम है, Okay. चेंज ही नहीं किया। कौन बनेगा कप्तान? मेरा राम बंसल कहाँ है? Yes, sir, राम को बन गई। राम बंसल, तुम तो सीधे उड़ा देना उसको जो भी परेशान करे। ए मेक होस्ट को होस्ट ऑप्शन ही नहीं आ रहा है।
हाँ नहीं आएगा, वो प्रीमियम वाले में ही सर आएगा। केमिस्ट्री वाले में भी नहीं आया था सर। प्रीमियम वाला ही है यार। चलो कोई बात नहीं। अभी देखो, अभी मैं बिल्कुल वही देख रहा हूँ, जो ही करेगा मैं उड़ा दूंगा उसको। चलो एफ नेट इक्वल टू कितना बनेगा दोनों का डिफरेंस? रो जी एच ए जी जी कैपिटल एच ए रोज कैपिटल एच। बायो ये एंड देखो इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल एच। स्मॉल एच पे इंडिपेंडेंट है। हाँ सर। सर इशिता जैन है सर, हटा दो। इशिता जैन। कौन सी ईशिता जैन? असली वाली ईशिता जैन बोलो। यस सर। बोल रही हो? हाँ सर, मेरा माइक। लेकिन सर, हम इस मीटिंग ईशिता ब्लॉक जैन कर की, हाँ उसने रीनेम कर लिया। क्या नाम से रीनेम कर लिया? हाँ शाबाश। सर अनिकेत के नाम से आ गया। सर मेरा नाम डाल नहीं कर पाएगा। अनिकेत के नाम से आ गया। हाँ ठीक है ठीक है, बेचारे अनिकेत को परेशान करता रहता है। अनिकेत बोलना। यस सर। एंट्रीज कर ले। अनिकेत अब फिर से बोलो। अनिकेत असली वाला निकल गया शायद। असली वाला तो नहीं चला। फिर से रीनेम कर लिया। हाँ, रीनेम तो मैंने डिसेबल कर रखा है। नहीं, आप प्रीमियम ऑफ कर दो। हाँ अब डिसेबल रीनेम हो ऑफ गया। कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया, अब हो गया, अब नहीं कर पाएगा वो। है ना? अब ये तो अनिकेत नहीं बोल रहा है। अनिकेत बाहर चला गया सर। सर इस जो वाले अभी को है बात वो, करो, आई है। रुको सर रुको वो रुको। येलो वाला निकेत है, वो नकली था। ठीक है। सर अभी तो कोई अनिकेत फर्जी के नाम से भी है। मैंने करा अनिकेत फर्जी, असली अनिकेत को वापस ले लिया। हाँ अनिकेत अब बोलो। ये अनिकेत खुद ही शांत पड़ गया यार। यस सर आ गया। नहीं सर अभी आ आपने गए? लॉक कर दिया था। अब आ गए ना वापस? यस सर। चलो मीटिंग को लॉक ना कर दूं? हाँ सर कर कर दो दीजिए तो सर। सर। कर दीजिए सर, कर दीजिए। टेलीग्राम कर पे मैसेज दिया कर दो। कर दिया, डिस्टरबेंस होने से अच्छा है। हाँ चलो, ये समझ में आया कि बायोएंसी जो इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल एच है, और ये कुछ खास चीज है। रो ए एच, वॉल्यूम एरिया सबमर्ज। इनटू एच क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम। वॉल्यूम सबमर्ज। ठीक है, तो ये फील करने की कोशिश करिएगा इसमें कि जब मैं इसको नीचे ले जा रहा हूं सभी फोर्सेस बढ़ रहे हैं, चारों तरफ से प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन उनका जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। क्लियर? यस हाँ सर। और ये सिर्फ इस शेप के लिए नहीं है। मैं शेप अगर ये इसका बदल देता हूं, और शेप मैंने लिया ये वाला। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। नंबर हटा देता हूं। हाँ देखो, ये समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? यस सर। हाँ सर। पक्का? यस सर। हाँ सर। और अब अगर मैं यहां पे देखूं, अब सबसे क्रूशियल चीज है बायोएनर्जी की। इस हिस्से पे जो वेट लग रहा है यही फोर्स है? हाँ सर। है? यस सर। और ये मैं फोर्स कह सकता हूं ये किसके बराबर है? तो ये ऐसे कहना मुश्किल है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि इस डॉटेड का ये फ्री बॉडी डायग्राम बना दे ऊपर वाले लिक्विड का, और न्यूटन थर्ड लॉ लगाऊं, तो ऐसा लगता? यस सर। हाँ सर। और इन सभी का एफ नेट इसके mg को बैलेंस करेगा, सोच लो। हाँ सर। हाँ सर। अदरवाइज वो कॉलम अपना वेट किस पे संभाल रहा है? इसी को तो संभालना पड़ रहा है उसको। एक ये आया कंपोनेंट समझ में? करेगा। हाँ इस सर। पूरे ने अपना वेट इस पे ट्रांसफर कर दिया है। तो ये समझ में आ रहा है, ये जो इस पे जो ये रहे हैं, इनका वर्टिकल कंपोनेंट जो डाउनवर्ड है वो किसके बराबर है? पक्का क्लियर है? हाँ सर। पक्का? हाँ सर आपने सर। वर्टिकल कॉलम का लिया,
तभी तो mg की बात करेंगे, तभी तो mg के बराबर होगा। हॉरिजॉन्टल तो कट ही रहा है ना। हॉरिजॉन्टल तो सिमेट्री से कटी है। मतलब थोड़ा और तो मैं width ये दे- कह रहा हूँ इसके ऊपर जो लिक्विड है उसने अपना वेट ट्रांसफर कर दिया, तो इस वाली बॉडी पे डाउनवर्ड कितना लग रहा है वो हमें मिल गया। सर वो mg के बराबर है ना? हाँ हाँ, ऊपर वाले पार्ट के mg के बराबर। ये समझ में आ भी जाता है कॉमन सेंस से। आ गया ना समझ में यस हाँ सर। कि उसके वेट को इसको बैलेंस करना है। दूसरी चीज जो थोड़ा कम कॉमन सेंस है कि ये फोर्स जो अपवर्ड लग रहा है वो कितना है, समझिएगा। पानी और बॉडी का पूरे दोनों के इतने वेट हिस्से को के, मिला। इतने हिस्से के वेट के बराबर ये इस पे अपवर्ड फोर्स है। और ये मैं क्या कर रहा हूं अच्छे से समझिएगा। मैं जो फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं अब बना रहा हूं फ्री बॉडी डायग्राम इतने पार्ट का बचे हुए का। कितने पार्ट का? इतने पार्ट का। और इस वाले पे फोर्स कौन से लग रहे हैं? ये यही है। ये लगाऊं या ये लगाऊं, मैग्नीट्यूड तो बराबर आएगा। ये सोचो, यस चाहे मैं अंदर से बाहर लगाऊं या बाहर से अंदर, मैग्नीट्यूड तो बराबर आएगा। और इन सब का मैग्नीट्यूड सोच सकते हो इसके वेट के बराबर। तो ये जो एफ नेट लग रहा है इज इक्वल टू वेट ऑफ कितना पार्ट? इस पार्ट के बराबर। और जो डाउनवर्ड में लग रहा था ये इसके बराबर था। तो इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर है? बॉल के वेट के बराबर। सर्कल के बराबर। नहीं, बॉल के वेट के बराबर नहीं है। डिफरेंस इक्वल टू वेट ऑफ वॉल्यूम वेट ऑफ बॉल ऑफ लिक्विड। वॉल्यूम कौन सा? सेम है बॉल का वॉल्यूम। बॉल का वॉल्यूम। सोचो, बॉल के बराबर जो वॉल्यूम है उस वेट के बराबर। हाँ सर। इसमें येलो वाले में सर है ना, इसमें ब्लॉक का वॉल्यूम भी, ब्लॉक का वेट भी लग रहा होगा ना फोर्स में, जब ब्लॉक नीचे लगा रहा होगा। नहीं नहीं, ब्लॉक का वेट नहीं ले रहे हैं, ये तो हम लिक्विड की बात कर रहे हैं। अच्छा मतलब ले नहीं रहे, वैसे लग रहा होगा। इस पे क्यों लग रहा होगा? नीचे वाले लिक्विड पे तो लग रहा होगा। अरे वो प्रेशर के टर्म में आएगा। अभी इतना समझो कि ये मैंने क्या किया, इतने पार्ट पे वेट, इतने पार्ट पे प्रेशर कितना है, फोर्स कितना है। तो इतने पार्ट पे पूरे वॉल्यूम के बराबर, ऊपर वाले पार्ट पे ऊपर वाले वॉल्यूम के बराबर। तो जो डिफरेंस है वो इसके वॉल्यूम के बराबर एक फोर्स ऊपर की तरफ आया है। यही नेट रिएक्शन फोर्स है, यही नेट बायंसी है। देखो, समझना इसको इतना मुश्किल भी नहीं था। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस बॉल को यहां से हटा दो। सोचो बॉल यहां थी, ध्यान देना अच्छे से। तो बिल्कुल बॉल के चारों तरफ मैंने बाउंड्री बनाई। ये देखो बॉल इधर, ये बॉल हटा दी। तो अभी तो जो प्रेशर था वो अभी है ना। बॉल थी या नहीं थी, उसको प्रेशर को बॉल से लेना देना था क्या? नो सर, प्रेशर तो पहले से एग्जिस्ट कर ही रहा था ना वहां पे। यस सर। अब बताओ इस प्रेशर का काम क्या है? अगर मैं इस लिक्विड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इसका जो एफ नेट है वो किसके बराबर है? सोचो, वेट ऑफ लिक्विड के बराबर है। अदरवाइज वो लिक्विड की बॉल, जो लिक्विड की बॉल है वो फ्लोट कैसे करती? लिक्विड इक्विलिब्रियम में। अभी तक हम क्या कर रहे थे, बड़े आसान से फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे थे, ऐसे या ऐसे। अब बस समझो हमने ऐसा इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। तो हॉरिजॉन्टल कट गए और वर्टिकल का डिफरेंस वर्टिकल डिफरेंस ऊपर आ गया। लिक्विड के वेट के बराबर। लिक्विड के वेट के बराबर है, मानते हो? यस सर, यस सर। और अगर मैंने इसी की जगह ये बॉल रख दी तो भी तो फ्री बॉडी डायग्राम वही है। मतलब ऊपर, मतलब तो बाकी लिक्विड को क्या पता कि उसको पानी को बैलेंस करना है कि किसको बैलेंस करना है। वो तो जो प्रेशर लगा रहा था वही लगाएगा। मतलब वही तो प्रेशर अगर डिफरेंस आएगा ना। हाँ, अगर हाइट एच पे प्रेशर रो जी एच आ रहा था तो अब भी रो जी एच ही है। यस सर। तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन सेम, फ्री बॉडी डायग्राम सेम, तो फोर्स भी सेम आएगा। तो बाकी लिक्विड ये मान के लगा रहा है कि अगर यहां इतने ही पार्ट में पानी होता तो कितना फोर्स लगता। ये समझ में आया? यस सर।
अगर इस जगह पानी होता तो कितना फोर्स लगता? तो एफ नेट जो आया वो सीधे भी रो जी के बराबर है। यस और मैं कहीं और भी बनाऊं, सर। जैसे ही सर ये तो समझ में आ गया, लेकिन सर वो सॉलिड है ना, नॉर्मल रिएक्शन भी तो लगा देता है। वो नॉर्मल रिएक्शन नाम की चीज यहाँ लिक्विड में कुछ नहीं आती। लिक्विड में प्रेशर ही होता है जो होता है, अलग से कोई चीज नहीं। ये जो आप थ्रस्ट लगा रहा है, जो इसने लगाया वही उसने लिक्विड पे लगाया, लिक्विड पे उसने वही ट्रांसफर किया है, सेम। अच्छा नॉर्मल रिएक्शन नाम की कोई चीज नहीं, प्रेशर ही नॉर्मल रिएक्शन है। सर जब हम ये जो प्रोसेस कर रहे हैं जिसमें लिक्विड का हम बोल रहे हैं प्रेशर चेंज नहीं होगा, तो हम ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं ना कि सॉलिड के डालने से लिक्विड की हाइट्स में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ ऑब्वियसली ये मान के चल रहा है। नहीं, लेकिन नेट डिफरेंस में तो हाइट पे इंडिपेंडेंट है ना। नहीं, क्योंकि अगर हमने सॉलिड डाला तो लिक्विड का हाइट चेंज हो जाएगा, तो उस पॉइंट पे प्रेशर भी तो चेंज हो जाएगा। लेकिन नेट तो आंसर 0 जी आया, इसमें हाइट कहाँ आई? इसमें हाइट का कहाँ रोल है? तो फिर भी वो चीज वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर ही आएगी। हाँ बिल्कुल, हाइट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा ना। बट सर अगर हम ऐसे सोचें कि अगर डिप करा उसके अंदर इस बॉल को, तो हमारा लिक्विड का लेवल बढ़ेगा, तो उस पॉइंट पे प्रेशर भी तो अरे इंस्टेंटली तो बढ़ेगा। भाई सुनो अच्छे से सुनो। अगर तुम ऊपर का भी गहराई पे प्रेशर ले बढ़ेगा। जाओगे तो ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा। डिफरेंस कैंसिल हो जाएंगे डिफरेंस। इसको ऊपर ले जाओ पकड़ के। ओके सर, थैंक यू। देखो अभी दोनों बॉल्स आइडेंटिकल हैं, बिल्कुल सब कुछ सेम जैसा दिख रहा है। अब Yes, मैं sir. येलो बॉल को नीचे ले जाऊंगा, हर जगह से प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन Yes. एफ नेट जो इधर है और एफ नेट जो इधर है वो बराबर है। क्लियर? कांस्टेंट डिफरेंस। और आप इसको चाहो तो जैसे सोचना है, आपकी मर्जी, कई तरीके हैं इसको समझने के। यहाँ पे एक सिलेंडर एज्यूम करो, तो एक प्रेशर इस पे, एक प्रेशर इस पे, तो यहाँ पे जो नेट फोर्स आता वो आता नीचे का F2 माइनस ऊपर का F1, P2 DA माइनस P1 DA लिख सकता हूँ, यस सर। और P2 की वैल्यू रो जी H2 और P1 की वैल्यू रो जी H1 DA लिख सकता हूँ। ये रो जी डेल्टा H DA लिख सकता हूँ। यस और डेल्टा H और डेल्टा E ये क्या चीज है? वॉल्यूम वॉल्यूम आया, और ये DF आया, और DF का सिग्मा करोगे क्या बनेगा? एफ रोबी जी वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम कौन सा बनेगा? ये पूरा। अब आया समझ में? सबमर्ज्ड। क्या इस पूरे में हमने ये यूज किया? ये सॉलिड किस चीज का बना है? नो सर। नहीं, कहीं नहीं यूज किया, चाहे प्लास्टिक हो, चाहे मेटल हो, चाहे कुछ भी हो। अगर पानी का ये रूप स्थिति है, अगर ये कंडीशन बनी हुई है, तो इतनी बायोंसी आएगी। अब ये अलग बात है ये बायोंसी उसके एमजी को बैलेंस कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, वो एक अलग चीज है, लेकिन आएगी तो इतनी। सर आपने है ना पहले वीडियो में ये बताया था पहले कि है ना, जो लिक्विड लगाता है वो प्रेशर लगाता है, लेकिन जो सॉलिड लिक्विड पे लगाता है वो नॉर्मल रिएक्शन लगाता है। हाँ तो एक ही बात है, आखिरकार प्रेशर में एरिया मल्टीप्लाई करोगे वही तो नॉर्मल रिएक्शन बन जाएगा। अच्छा मतलब सर वो एक चीज पर नहीं थे सर। सर अगर मैं एक बॉल को ऊपर से डाल दूंगा और वो नीचे आ रहा है, मतलब डेंसिटी की वजह से जो भी है, तो सर वो नीचे आते आते सर मतलब जमीन से टच होने से पहले बैलेंस हो सकता है क्या उसका एमजी? जरूरी नहीं, मतलब बायोंसी तो ऑलवेज नोट रहेगा ना। अभी ये समझ में आया जो मैं कह रहा हूँ? यस सर। तो मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ, अभी जितनी बात चल रही है उस पर फोकस करो। कितना आएगा, बैलेंस होगा नहीं होगा वो बाद में बात करेंगे। अभी ये होगा, अभी तो तुम्हें ये भी नहीं पता कि ये सॉलिड डूबेगा कि नहीं डूबेगा। देखो मैंने अभी सिमुलेशन को रन करूं तो देखो सॉलिड फ्लोट कर रहा है, देखो फ्लोट कर रहा है। क्या है, मैंने डैम्पिंग, हाँ ऐसा सेम टाइप कर रहा है। हाँ सचिन जैसे ही कर रहा है, ठीक है। तो ये मैंने इसको ये रोक दिया, लेकिन अगर मैं इसकी डेंसिटी बढ़ा देता हूं, जैसे मास मैंने बढ़ा दिया,
डेंसिटी बढ़ गई, डूब गया। डूब गया। लेकिन ये समझो कि फ्री बॉडी डायग्राम अब भी वही है। देखो हाँ दोनों के फ्री बॉडी डायग्राम एक से है। बराबर फोर्सेस लग रहा है ना। तो फोर्सेस बराबर लग रहे हैं। ये अलग बात है कि डेंसिटी अलग है, तो एक में वो फ्लोट कर गया और एक में वो नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ा, एक में डूब गया। तो मैं ये कहने वाला हूं कि बायोएंसी कितनी आएगी वो उसके डूबने पर डिपेंड करेगा। अब वो mg को बैलेंस करेगा या नहीं वो एक अलग मुद्दा है। अभी नहीं तो सर, सिर्फ अगर हम ये बता रहे हैं कि बायोएंसी आएगी कितनी। सर फोर्स तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी थ्रू आउट द लिक्विड। अगर वो mg को बैलेंस कर ही लेता तो एक बार डूबता ही क्यों, मतलब डूबने के बाद तो तो वेलोसिटी आ गई ना तब तक। हाँ, तो वेलोसिटी से अरे यार वेलोसिटी आ गई ना तो, अरे यार क्या क्या बताना पड़ता है यार। यहां से अगर गिरा दिया, मान लो mg और बैलेंस बायोएंसी बराबर हो गए, लेकिन तब तक वेलोसिटी आ चुकी है ना। हाँ, अब एफ velocity नेट आ 0 है तो रुकेगा क्यों। अच्छा ठीक है। गई। यस सर। ये क्यों मानते हो तुम लोग, फोर्स 0 तो मोशन बंद हो गई, वेलोसिटी भी तो 0 होनी चाहिए। हाँ हम्म लेकिन ये समझ में आया। देखिए यहां हॉरिजॉन्टल कट रहे हैं बीच में, लेकिन जो ही मैं लिक्विड के बाहर ले गया ऐसे पार्ट में, देखो हॉरिजॉन्टल कटा नहीं। आया समझ में। हॉरिजॉन्टल बैलेंस नहीं हो रहा है, क्योंकि लिक्विड अगर दोनों तरफ होगा तो हॉरिजॉन्टल कट जाएगा। देखो हॉरिजॉन्टल कटा हुआ है, नेट फोर्स 0 है हॉरिजॉन्टल में, लेकिन अगर मैं यहां ले गया तो हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स 0 नहीं है। यस सर, क्योंकि लिक्विड से बाहर हो गया आधा पार्ट, हम्म। कोई प्रेशर नहीं लग पाया। हम बायोएंसी की बात कर रहे हैं किसी भी बॉडी पे, तो ऊपर से इतना लिक्विड का वेट नीचे लगता है, लेकिन जो नीचे से फोर्स ट्रांसफर होता है वो इतने हिस्से का वेट ट्रांसफर हो जाता है। तो एक नेट इतने के बराबर, ये एफ नेट, ये है अपथ्रस्ट। सर वो सर एक चाहे बार एक ज्योमेट्री, चीज कम, सर एक बार एक चीज कंफर्म करनी है सर, जो अभी आपने येलो से वो बड़ा सा बनाया नहीं था सर, वो पूरा लिक्विड का ही वेट था ना हाँ केवल। लिक्विड का ही वेट, लिक्विड का ही वेट। तो देखो अगले सिमुलेशन में ये एक बॉल है, ब्लॉक की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी देखो, ब्लॉक की डेंसिटी कितनी है, ज्यादा, लिक्विड की डेंसिटी कम है, ब्लॉक डूब गया। ठीक है, और देखो ब्लॉक जब तक, देखो हवा में था बायोएंसी बिल्कुल नहीं, दोबारा हैं बायोएंसी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ रही है समझ में आ रहा है। वीरो जी का भी बढ़ रहा है, लेकिन एक बार पूरा डूब गया तो बायोएंसी कांस्टेंट हो गई। क्लियर। सर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। क्या बायोएंसी एमजी को रोक पा रही है, नहीं। नहीं। तो अगर मैं इसको छोड़ दूं तो बचे हुए फोर्स को कौन बैलेंस करेगा, नॉर्मल रिएक्शन। और बचा हुआ वो देखो 7 पॉइंट समथिंग नॉर्मल रिएक्शन ने बैलेंस किया। यस क्लियर। यस। हाँ। लेकिन अगर मैं ब्लॉक की डेंसिटी कम कर दूं, नहीं ब्लॉक की डेंसिटी हाँ कम कर दूं, एमजी कम होता गया, फ्लो आउट करने अब लगा। देखो, अब रुकेगा कहीं ना कहीं, और जब रुकेगा उस समय एमजी और बायोएंसी बराबर होंगे। यस सर। और दिख रहा है कि अब आधा वॉल्यूम ही डूबेगा। सर टिल्टेड क्यों है? टिल्टेड वो माउस से पकड़ा था इसलिए टिल्ट हो गया, सेंटर पे नहीं पकड़ा होगा ना। अच्छा ठीक है। ठीक है, अभी तो बस ये समझो कि आधा वॉल्यूम डूबा हुआ है, देखो यस सर। ये, तो इस पे अब थ्रस्ट लगेगा, वॉल्यूम डूबा हुआ, डेंसिटी ऑफ लिक्विड जी, लेकिन mg कितना लगेगा, mg में तो पूरा वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ सॉलिड जी।
mg में तो हमेशा टोटल वॉल्यूम आएगा और डेंसिटी के रेशो 1:2 है। तो सबमर्ज्ड वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम, इसका रेशो सॉलिड और लिक्विड की डेंसिटी के रेशो के बराबर आएगा। 1:2 आया? यस सर। जब फ्लोट कर रहा है तब। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, इसका रोटेशन बंद कर देता हूँ। सर मतलब सर ये वेट के, सर ये बॉडी के मतलब सर बायोएनर्जी सर वेट के ऊपर डिपेंड क्यों नहीं कर रही? क्या समझाया था कुछ देर पहले? सर कट गए ना दोनों? हाँ सर मतलब हाँ। अब देखो यहां मैं ब्लॉक की डेंसिटी या फ्लूइड की डेंसिटी, ब्लॉक की डेंसिटी और कम कर देता हूं 0.25। यस फ्लोटिंग। अब देखो कितना पार्ट डूबा हुआ है, तो फिर से सोचो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट का रेशो ही डेंसिटी का रेशो है 1/6। हाँ यस सर। ये समझ में आया? और क्यों? क्योंकि mg और अपथ्रस्ट बराबर है। mg पूरा आएगा v रो जी, लेकिन जब अपथ्रस्ट लोगे तो v डैश और डेंसिटी इसकी है रो बाय 6, सॉरी 6 रो, 6 गुनी है। ठीक है, डेंसिटी, डेंसिटी समझ में आई? 6 गुनी। यस अगर हाँ ये रो सर है तो ये 6 रो है, जी। तो v डैश की वैल्यू v बाय 6 आएगी, इसीलिए 1/6 डूबा है। ठीक है, यस सर। तो यहाँ कितना डूबा है वो तो हम सीधे डेंसिटी से अंदाज लगा सकते हैं। जैसे बताओ अब कितना डूबेगा? 2/3 2/3 ठीक है, तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, mg इक्वल टू अपथ्रस्ट, mg है वॉल्यूम ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू g। ये वॉल्यूम कौन सा है? सबमर्ज्ड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड g। तो वॉल्यूम सबमर्ज्ड बाय वॉल्यूम टोटल इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। आ गया समझ में? तो यहां सीधे h का ही रेशो है, लेकिन अगर इसकी जगह शेप कुछ ऐसा होता यस सर। तब ये रेशो सीधे सीधे ऐसा नहीं आता। मतलब डेंसिटी में तो आता, जैसे इसको मैं 0.75 कर दूं, हाँ, तो जस्ट मिड पॉइंट पे फ्लोट करेगा। यस सर। लेकिन अगर इसका शेप कुछ और होता, इसका शेप बदलने के लिए देखो, ट्रायंगुलर ले लेता हूं। ठीक है, ट्रायंगुलर बाय डिफॉल्ट इसकी डेंसिटी होती है 1, तो मैंने लिक्विड की डेंसिटी 2 कर दी और इसकी डेंसिटी 1 है, तो उस हिसाब से ये मिड पॉइंट पे जाके इक्विलिब्रियम में आना चाहिए। रोटेशन बंद करना चाहिए। सर इसमें आप मिड पॉइंट बोल रहे हैं तो यानी इसने वेलोसिटी नेग्लिजिबल अटेन करी होगी ना? वेलोसिटी का क्या रोल है यार इसमें? मतलब रोल इसलिए देखो क्योंकि ये इक्विलिब्रियम आया। अब जरा सोचो कि ये अगर टोटल हाइट h है तो क्या ये h/2 है? नहीं। नो सर। नहीं सर। नॉन यूनिफॉर्म लेकिन मास मैं है। ये कह सकता हूं कि ये वॉल्यूम का वॉल्यूम रेशियो टोटल वॉल- वॉल्यूम का 1/2 है। हाँ सर, ये समझ सही पा है। रहे हो? हाँ सही है। हाँ सर। क्योंकि सच्चाई तो वॉल्यूम की रेशो की ही थी, वो तो इत्तेफाक से इस पे फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इसका एरिया कांस्टेंट है, एरिया तो कांस्टेंट हाइट का है, रेशो सही है ही सर। वॉल्यूम का रेशो है। पक्का पॉइंट क्लियर है यस सर। हाँ सर। कि अगर कोई चीज फ्लोट कर रही है तो। ठीक है, मतलब जो बायोन्सी होती है सर उसमें है ना, जो सबमर्ज वाली हाइट का इफेक्ट आता है और वो वाली हाइट का इफेक्ट नहीं आता ना, जो कितना नीचे है वो उसके लिक्विड वॉल्यूम के। का, समझ वॉल्यूम का।
वॉल्यूम भी तो है सबमर्ज्ड वॉल्यूम का। सर। हाइट तो उसके पहला एरिया फ्लोटिंग बॉडी अगर है तो पक्का mg और अपथ्रस्ट आपस में बराबर होगी। ये पॉइंट समझ में आया। और यहाँ वॉल्यूम सबमर्ज्ड और वॉल्यूम टोटल, इसकी वैल्यू डेंसिटी के रेशो के बराबर होगी। और दिख रहा है कि लिक्विड भारी रहा होगा सॉलिड से। सोचो, अभी तो फ्लोट कर रहा है। ये पहली बात क्लियर है। यस सर। ठीक है। लेकिन ये तभी लगा रहे हैं जब वो होमोजेनस लिक्विड है। अगर होमोजेनस सॉलिड है या होमोजेनस लिक्विड है, अदरवाइज mg इक्वल टू अपथ्रस्ट सिर्फ इतना लगेगा बस। अगर डेंसिटी वेरिएबल हुई तो फिर हम बेसिक कॉमन सेंस लगाएंगे, mg और अपथ्रस्ट बराबर है। वॉल्यूम सबमर्ज अपॉन टोटल का ये तभी लगेगा ना जब वो होमोजेनियस। हाँ, अदरवाइज यूनिवर्सल है, mg और बायोन्सी हमेशा बराबर कर सकते हैं। ठीक है? सर ट्रायंगल में जो हाइट आएगी वो एरिया के रेशियो में होगी। हाँ, इसमें क्योंकि 2D फिजिक्स है, अदरवाइज वॉल्यूम के रेशियो में होगा। 3D होता है प्रैक्टिकली तो हाँ वो सब अपन को निकालना इसका पड़ेगा, निकाल लेंगे। एग्जांपल है अभी तो बस ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रॉपर फॉर्मूला लगाना है आपको, कोई चीज रटनी वटनी नहीं है जबरदस्ती में। ठीक है। यस सर। और ये बायोन्सी जैसे एक से ज्यादा अगर लिक्विड होते, जैसे ये दो लिक्विड हैं, एक ऊपर है एक नीचे है, तो अब ये देखो ऊपर वाला लिक्विड भी फोर्स लगा रहा है, नीचे वाला भी लिक्विड फोर्स लगा रहा है। और ये जो एफ नेट आएगा इसकी वैल्यू आएगी किसी भी इंस्टेंट पे। देखो अगर हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो इस हिस्से की बायोन्सी और इस हिस्से की बायोन्सी, ये समझ में आया। ये अगर रो 1 में है, ये रो 2 है, तो इसका अपथ्रस्ट दोनों निकाल के जोड़ दो। तो अगर मल्टीपल लिक्विड होते तो हम ऐसे करते। सर वेक्टोरियल जोड़ेंगे ना, ये जो ऊपर से नीचे लगा रहा है। नहीं, उनका नेट रिजल्टेंट वही आएगा। सर ये तो बॉडी जब रुक जाएगी उसके बाद ही लगा पाएंगे ना mg इक्वल्स टू थ्रस्ट। लिक्विड वगैरह चेंज करने सर अपथ्रस्ट अभी भी वो मतलब है ना mg पे डिपेंड कर रहा है सर। इसका सर कोई मतलब वो है कॉमन सेंस लॉजिक, अपथ्रस्ट mg पे कहाँ डिपेंड कर रहा है यार? मतलब mg के बराबर आ रहा है। अरे यार फ्लोट कर रहा है मतलब क्या है यार? अगर कोई चीज तैर रही है तो कट गए होंगे ना फोर्स। यस सर। अब इसमें क्या लॉजिकली यार? यस सर ओके। फ्लोट कर रहा है तो mg और अपथ्रस्ट बराबर है ना। हाँ यस सर ओके। सर आर्यन आर्या को एंड कर लीजिए। कहाँ भाग गया? एग्जिट हो गई थी उसकी मीटिंग। लो मैंने लॉक हटा दिया। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन इसमें। एक और दिखाता हूँ फिर पढ़ा लो। एक्सीलरेटिंग सिमुलेशंस ये है। हाँ, इन सब में प्रिडिक्ट कर सकते हो डेंसिटीज की रेशो क्या रहे होंगे। बताओ पहले में आधा आधा क्योंकि जस्ट आधा वॉल्यूम डूबा है तो इसकी डेंसिटी रो, इसकी रो बाय 2, यस इसकी रो। इसके लिए आपको ये मेजर करना पड़ेगा कितना है। तो कितने बॉक्स है? 3 और 3 6 है ना? और 1/6 1/6 पक्का आ गया समझ में? यस सर। इसमें 1/2 आधा 1/2 कि आधा वॉल्यूम है। ठीक है। अब इसमें तो बहुत सारे फोर्सेस हैं। अब ये एक इंटरेस्टिंग केस, एक रॉड को अगर मैं ऐसे यहां लटका के छोड़ता हूं तो
देखो एक किसी तरफ मुड़ गई, ये थोड़ा समझ में आया सा क्यों? अब थ्रस्ट लग रहा है। हाँ, क्योंकि देखो एक तो मैं बिल्कुल वर्टिकल छोड़ दूं तो सब टॉर्क कट गए, देखो इस पॉइंट पे, लेकिन ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अनस्टेबल नहीं होता तो ये वापस आने की कोशिश करता, लेकिन जो ही हल्का सा खिसकाऊंगा, ये समझ में आया? इस पूरे दौरान देखो mg कांस्टेंट है, mg कांस्टेंट है, बायोंसी कांस्टेंट है या नहीं? नहीं है। नहीं बायोंसी यहाँ ज्यादा थी, समझ वॉल्यूम कम है, तो ये समझ में वॉल्यूम आता है, सब बाहर चेंज निकाल हो रहा देता है। तो वापस आता, हाँ क्योंकि mg एक्ट अपथ्रस्ट ही करती नहीं है। अब अपथ्रस्ट आना चालू हुआ, और ये अपथ्रस्ट इसके टॉर्क को बैलेंस कर सकता है कहीं, हाँ तो कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन सकती थी। कर दिया सारे। पक्का आ गया समझ में? सर एकदम वर्टिकल छोड़ देंगे रॉड को तो वैसी रहेगी। तो हम इसको दो छोटे छोटे डिस्कशन में तोड़ लेते हैं। पहला डिस्कशन फ्लोटिंग बॉडीज। पहला फ्लोटिंग बॉडीज, और अगर बॉडी फ्लोट कर रही है तो जैसे मान लो ये h/2, ये h/2, ये h, चलो तो फ्लोटिंग बॉडी में इसका रो सिग्मा, और तीसरा ρ1, ρ2, 2h/3 सिग्मा h। बताओ तीनों में क्या बताना है सर? रिलेशन डेंसिटी और सिग्मा का। h/h/2 चलो स्मॉल a में रिलेशन, सिग्मा इक्वल्स टू रो बाय 2 h सिग्मा बाय रो। क्लियर? यस सर। में सिग्मा बाय रो इज इक्वल टू, इस बार हाइट का रेशो नहीं, वॉल्यूम का रेशो 1:4 1/8 1/8। 1:8 हाइट आधी मतलब वॉल्यूम 1/8, R स्क्वायर भी आएगा। और सी में, लेकिन अब सी में डायरेक्ट रेशो काम नहीं करेगा, तो सी में हम क्या करेंगे, mg और बायोंसी बराबर कर देंगे। बराबर कर दिया। अब mg लिखते तो सिग्मा a h g, आया समझ में? यस सर। बायोंसी, ऊपर वाले लिक्विड की डेंसिटी अलग है, तो कितना आएगा, ρ1 g एरिया h/3 ρ1 g, और नीचे का एरिया ρ2 g। मिल गया रिलेशन? कुछ ना समझ में आए तो mg इक्वल टू अपथ्रस्ट कर दो। सर ये माइनस नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ सर, लास्ट में कि वो प्लस नहीं आएंगे, कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। सर सी वाले में ऐसा इसलिए करना पड़ा ना क्योंकि दोनों में रो अलग अलग है। हाँ, इसीलिए हम रेशो कुछ नहीं कर पा रहे। हाँ हाँ। अदरवाइज mg इक्वल टू अपथ्रस्ट आप तीनों में इंडिविजुअली भी करते तो भी हमेशा आंसर आता, क्योंकि फ्लोट कर रहा है मतलब इक्विलिब्रियम में। सर बॉम्बे को बैलेंस कर लिया। सर बॉम्बे वाले में आपने आर कैसे देखा? R² h आता ना 1/3 आर भी तो आधा हो जाएगा। अरे यार, नीचे वाले का आधा होगा ना, हाँ इसका आधा हो जाएगा ना। कॉन्ग्रुएंसी। सिमिलरिटी। चलो लास्ट वाले में बस मुझे ये जस्टिफाई करना है। लास्ट वाले को देखो कि मान लो आपको उससे नहीं करना, तो अब आप इसको करते, ये मानते स्मॉल h, ये हमारा h/3 था, ये 2h/3। आप वैसे नहीं करना चाह रहे तो आप क्या करते, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, यही F1 और F2 का डिफरेंस बायोंसी लिखते तो माइनस होता,
यही कह रहे हो ना कि माइनस आना चाहिए। यस चलो सर। F2 की वैल्यू तो इस लेवल पे प्रेशर कितना है? तो इस लेवल पे प्रेशर है ρ1g स्मॉल h प्लस ρ2g 2h/3। झेला? यस सर। और F1 की वैल्यू कितनी है? ρ1g h माइनस h/3। सोचो इस पॉइंट पे प्रेशर इतने हिस्से के वेट के बराबर वो ठीक है सर। रहेगा ना, सिर्फ ρ1g ये लेंथ, और दोनों को घटाओ कितना बना? ρg स्मॉल h कट गया, आंसर ρg जुड़ गए, और देखो ये h/3a प्लस का आ गया, और वो ρ2g 2h/3a ये भी प्लस का आ गया। और ये क्या आया? मानो कि हमने इसका अलग बायोएनसी निकाल दिया हो और इसका अलग निकाल दिया हो। ये बिल्कुल अलग बात है कि ऊपर वाला लिक्विड दरअसल अपथ्रस्ट नहीं लगा रहा है, ऊपर वाला लिक्विड डाउनवर्ड ही लगा रहा है, नीचे वाला लिक्विड अप ही लगा रहा है। लेकिन उनका जो नेट हम ऐसे सोच सकते हैं कि ये सोच लो ये उसकी बायोएनसी है, ये इसकी बायोएनसी, दोनों की अलग अलग अपथ्रस्ट करके ले लो तो इतना नहीं लिखना पड़ेगा। मतलब अपन ऐसा सोच ले सकते हैं ना कि ऊपर अपने वाला है आप डाउन थ्रस्ट लगा रहा है। हाँ, और रियलिटी ये है कि ऊपर वाला वाकई में कैसे डाउनवर्ड लगा रहा है। देखो ऊपर वाला जो लगा रहा है वो इधर लगा रहा है और ये इधर भी लगा रहा है, इस लिक्विड पे लगा रहा है। यस सर। कहाँ प्रेशर ज्यादा है, लिक्विड पे या बॉडी के टॉप पे? लिक्विड पे। और ये नीचे से ट्रांसफर हो जाएगा, अच्छा सर। तो इनडायरेक्टली वो उठा ही देगा इसको। अब फील हुआ ऊपर वाला बायोएनसी कैसे लगा रहा है? अच्छा हाँ ठीक। इनडायरेक्टली लगा रहा है। अगर पूछा जाए ऊपर वाला फोर्स किस तरफ लगा रहा है तो डाउनवर्ड है, क्योंकि वो तो उसने लिक्विड पे लगाया है। अब लिक्विड ने ट्रांसफर कर दिया वो अलग चीज है। अच्छा ठीक। लेकिन ये ऐसे फील करने के लिए कि हम दो बायोएनसी कैसे जोड़ रहे हैं, तो ऊपर वाला बायोएनसी कैसे लगा रहा है ये फील हो गया। सर मतलब वो ट्रांसफर ऐसे हुआ होगा ना कि इनके नीचे वाले लिक्विड का फोर्स बढ़ गया होगा, प्रेशर बढ़ हाँ गया हाँ होगा। बिल्कुल 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 ठीक है। तो अब समझ में आया कि हम डायरेक्ट बायोएनसी के लिए इंडिविजुअली जहां जहां भी लिक्विड है सबका अलग अलग निकाल के जोड़ सकते हैं। हमें ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि डाउन है अप है क्या है, अपने आप आंसर सही आएगा। ठीक है। यस सर। स्क्रीनशॉट पक्का आया समझ में? स्क्रीनशॉट इसकी जगह चाहो तो इसका लो, सो दैट और बेहतर तरीके से समझ में आए। मैं 3 लिक्विड बन ρ1 ρ2 ρ3 सिग्मा। अब नेट बायोएनसी एफ नेट जब निकालते तो ये आता, ये H1 H2 H3 ρg H1a ρ1 ρ2g H2a ρ3g H3a। लेकिन वैसे आप सोचते तो दरअसल ρ1 ने नीचे फोर्स लगाया, ρ2 ने लगाया ही नहीं। सोचो ρ2 वाला तो ये है, ρ1 वाला नीचे है, ρ3 ऊपर है। तो ρ1 किस तरफ लगा रहा है? नीचे। ρ2 लगा ही नहीं रहा है, ρ3 ऊपर। ये समझ में आया? यस सर। रियलिटी ये है कि फोर्सेस जो लगे हैं वो सिर्फ वर्टिकल ऊपर और नीचे वाले ने लगाए हैं, लेकिन नेट सॉल्व करने पे आंसर आपका बिल्कुल वही आएगा। तो अगर फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो कुछ ऐसा इस तरह का रहा हो। और ये फोर्स कितना होगा, ये अगर मैं x मानूं तो ये होगा ρ1g xa, और ये कितना होगा ρ1g x ρ2g x माइनस h/3। अभी कर देता हूं उसे, प्लस ρ3g h3a। और ये ऊपर से कितना फोर्स लग रहा है? ρ1g x माइनस h1 है। यस और इन दोनों का डिफरेंस जो है ये है। अब समझ में आया? तो मतलब इसमें एक्स का रोल ही नहीं है। एक्स पे इंडिपेंडेंट आया, एक्स का, ठीक है। और अपने आप वही आंसर बन गया।
तो अगर आप इसीलिए तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज करते हो तो आपको नेट रिजल्टेंट की वैल्यू मिल जाती है। आर्किमिडीज को इससे लेना देना नहीं कि किसने किस पे किस तरफ लगाया, उसने तो कहा नेट इतना आएगा। ठीक है, सर एग्जैक्ट आर्किमिडीज प्रिंसिपल यही है या वो था वो फ्लोटिंग वाला यही है, यही स्टेटमेंट? है, यही यही है, यही है, यही है। उनको मतलब ही नहीं है फ्लोट कर रहा है कि नहीं, ये बताया बायोंसी इतनी आएगी। अब वो फ्लोट कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसमें भी हमें थोड़ी पता। अगर mg बड़ा होगा तो डूब जाएगा, छोटा होगा तो ऊपर उठ जाएगा। सर रोटू वाले ने भी तो नीचे मतलब लगाया होगा ना लिक्विड पे, जिसकी वजह से बॉडी पे इनडायरेक्ट लगा। लगाया, इनडायरेक्ट लगाया, फ्रेंड तो क्योंकि सर रोटू ने इधर भले नहीं लगाया लेकिन इसने इसको पुश किया है। ठीक है, इस तरीके से बायोंसी आई है रोटू की। यस सर, हो गया? ट्रांसफर हो गया। हाँ सर। शॉर्ट। अब ले लो इसका स्क्रीनशॉट तो समझ में। यस सर, ले लिया। सर हाँ सर स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया सर, एक बार दिखा दीजिए। हो गया सर। क्वेश्चन में पहला तो चलो आसानी रखता हूँ। 0.8 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, ये वाटर है। पहला डेंसिटी ऑफ ब्लॉक, इतना आसान। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 में लेकिन मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ। यार ये 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, H बताना है। इसकी डेंसिटी 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और इसका वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर क्यूब। इसका टोटल वॉल्यूम 40 सेंटीमीटर। फाइंड H। तीन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, करो 3। सर दूसरा तो समझा देंगे। दूसरे में ऐसा है कि ये क्यूब है, क्यूब के अंदर एक कैविटी टाइप की है, 10 सेंटीमीटर क्यूब की कैविटी है। उस कैविटी में हमने कुछ हल्का माल भर रखा है। इसकी डेंसिटी, 1 मिनट, इसकी डेंसिटी मुझे बढ़ानी पड़ेगी, 6 है नीचे, है ना। तो अंदर मैंने कुछ ऐसे समझो कि कैविटी करके भुसा भर दिया उसमें। तो बाहर जो सॉलिड है उसकी डेंसिटी 5 ग्राम है, लेकिन अंदर जो भरा है उसकी डेंसिटी 2 ग्राम है। मतलब टोटल 40 सेंटीमीटर क्यूब है, जिसमें 30 सेंटीमीटर क्यूब में ये डेंसिटी है 5 वाली, 10 सेंटीमीटर क्यूब में 2 वाली है। ठीक है। और अब उसको एक लिक्विड के अंदर डाला जिसकी डेंसिटी 6 है, तो कितना हाइट फ्लोट करेगा।
सर दूसरे वाले में एरिया की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ सर। 40 का क्यूब रूट हो जाएगा। क्यूब है ना सर? क्यूब है, एरिया यूनिफॉर्म मान लो ना, क्यूब मान लो, एरिया की जरूरत कहाँ पड़ रही है? नहीं दूसरे पड़ वाले रही, पड़ेगी ना सर, वो नहीं A into H रो वीजे में। कहीं नहीं पड़ेगी, कट जाएगा, कट जाएगा। एरिया ही मान लो, टोटल हाइट, ओके टोटल हाइट नहीं दी मैंने, ये कह रहा हूँ ना। तो एक चीज तो देनी पड़ेगी सर, हाइट हाँ एवरेज। टोटल हाइट, टोटल हाइट एच है, स्मॉल एच बाय एच निकालना है, ये सोचिए। सही कहा। क्या मुझे लिखना होता, क्यूब व्यू मान लो तो उससे निकल आता। सर लास्ट वाले को स्क्वायर है ना। और लिक्विड की डेंसिटी रो है, रो स्मॉल एच आर के टर्म में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा है, एक सॉलिड सबमर्ज्ड है, टोटल फोर्स कितना आएगा उस पे बाय लिक्विड, और फोर्स ऑन टॉप पार्ट कितना आएगा, बॉटम पार्ट कितना आएगा, वो सब निकालना। सर इक्विलिब्रियम में है ना ये सॉलिड? इक्विलिब्रियम से जरूरत नहीं है, बाय लिक्विड, एफ नेट मतलब बाय लिक्विड, फोर्स बाय लिक्विड निकालना है। सॉलिड की तो मैंने डेंसिटी नहीं दी ना, तुम्हें सिर्फ ये बताना है कि लिक्विड ने कितना फोर्स एक्सर्ट किया होगा। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते तो टॉप पे कितना करता, बॉटम पे कितना करता। ट्राई करो, ठीक है, 10 मिनट बाद।
चलो हुए। सर 2 बस लास्ट वाला। सर एक चीज पूछ लूं? पूछ लो। सर फिजिक्स का सिलेबस खत्म हो गया क्या? हाँ और क्या, तुम आना बंद कर दो कल से। अरे नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ मतलब 12th का पूरा। 12th का इक्का दुक्का एक आध वो रह गए, वो जो पता नहीं है सिलेबस में है कि नहीं। सेमीकंडक्टर वगैरह क्या इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह नहीं है सर। इलेक्ट्रॉनिक्स में ये पता नहीं कि क्या आएगा सिलेबस में। एक आध दिन का ही है वैसे, एक या 2 दिन का syllabus। कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी तो बचे। वो एक ही पार्ट है, वो उसी का इलेक्ट्रॉनिक्स का ही पार्ट है। सरफेस टेंशन भी था। अभी वो 12th पार्ट बोल रहा था, 11th पार्ट बोल रहा था। तो तुम कर क्या लोगे उससे? खत्म हो गया नहीं हो गया, उससे क्या कर लोगे तुम, ये बताओ। होने को तो ये फ्लूइड हो ही गया था ना 11th में। सिलेबस होने से कुछ नहीं होता है। चलो तो आंसर देखो। पहले का आंसर तो डायरेक्ट है, कितना? 0.8 0.8 ही हो जाएगा सर। 0.8, क्योंकि डेंसिटी 0.8/1 इज इक्वल टू 0.8 सिग्मा बाय रो। 0.8 आ गया क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है। पहला तो बस कॉन्फिडेंस के लिए क्वेश्चन था। ठीक है, हाँ तो ये तभी लगाएंगे ये डेंसिटी वेंसिटी वाला रेशियो। जैसे मान लो ये लेंथ 5 है, ये लेंथ 8 है, तो ये रो, तो ये 5 रो बाय 8। ये फील आया? यस सर। कि कब? जब ये इस तरीके का केस हो, मतलब एरिया पूरे में यूनिफॉर्म हो, तभी हाइट का रेशियो ही डेंसिटी का रेशियो होगा। अदरवाइज वॉल्यूम का रेशियो डेंसिटी का रेशियो। ठीक है, तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे अगर ये होता और ये हमारा 2L/3 दिया होता, ये टोटल लेंथ L होती, तो ये रो, तो ये अब कितना आएगा? 8/27 हाँ सर। सबमर्ज्ड वॉल्यूम और टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम mg और अपथ्रस्ट बराबर है। अपथ्रस्ट में सबमर्ज्ड वॉल्यूम यूज होता है, mg में टोटल वॉल्यूम यूज होगा। यस सर। और जब डेंसिटी का रेशियो आया तो सबमर्ज्ड वॉल्यूम और टोटल वॉल्यूम का रेशियो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में ये रेशियो काम इसलिए नहीं करेंगे, मान लो कर भी जाते कि हम ये कहते हैं कि स्मॉल h/h इज इक्वल टू सिग्मा बाय रो। लेकिन दिक्कत है सिग्मा तो अलग अलग है, तो सिग्मा क्या लें? तो या तो आप एवरेज सिग्मा निकाल दो, ये समझ में आया? यस सर। एवरेज डेंसिटी निकाल दो। ओ मैंने मिटा दिया। चलो, या तो आप एवरेज डेंसिटी निकाल दो, या कुछ ना समझ में आए तो mg इक्वल टू अपथ्रस्ट कर दो। mg आएगा, mg तो mg टोटल कितना आएगा? 40 सेंटीमीटर क्यूब। तो 30 सेंटीमीटर क्यूब में कितनी डेंसिटी है? 5। 10 सेंटीमीटर क्यूब में डेंसिटी कितनी है? 2। सही है? यस सर। ये टोटल इनटू g, और अपथ्रस्ट कितना है? h इंटू एरिया। 6 into h/h into volume। h इंटू एरिया, इसका वॉल्यूम इंटू 6 इंटू g। ठीक है, यस सर। और एरिया में लिख सकता हूं टोटल वॉल्यूम बाय कैपिटल H। लिख सकता हूं, यस सर। क्योंकि अगर इसका एरिया a ले लूं, हाइट h ले लूं, तो a इंटू h करने पे टोटल वॉल्यूम 40 आता। तो स्मॉल h बाय h की वैल्यू कितनी आई? 3/4। 17/24। 17/24 कितना?
17 17/24। ओके, ये 6, वही मैं सोचूं गड़बड़ क्या हो रहा है। अब ठीक है, ठीक है। तो या तो आप ऐसे करते या फिर आप एवरेज डेंसिटी निकाल लेते। इस सिस्टम की एवरेज डेंसिटी 2 से 5 के बीच में कुछ आएगी, ये समझ पा रहे हो? हाँ सर। एवरेज तो Yes. टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, और टोटल मास कितना है? 30 170 सेंटीमीटर क्यूब का 5 और 10 सेंटीमीटर क्यूब का 2 2 अपॉन टोटल वॉल्यूम 40, 40 17/4, 22 और सिग्मा बाय रो ही h बाय h है, तो 17/24 आ गया। पक्का समझ गए? हाँ सर। Yes, sir. तो यही वजह है कि जैसे बोट तैरती है, क्योंकि बोट का जो इफेक्टिव डेंसिटी है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट ऐसा होता, अब ये ऐसा होता, तो अब अगर हम निकालें ये h टोटल h, तो h बाय h की वैल्यू सिग्मा बाय रो होगी, लेकिन सिग्मा किसका? इस पूरे को कंप्लीट मान के सिग्मा निकालोगे, एवरेज लेना पड़ेगा, क्योंकि बाकी में एयर पार्ट का रोल आ जाएगा। ये बात आ रहा है समझ में क्या कह रहा हूं? Yes, sir. तो ये अगर आप रेशो से करोगे तो फिर आपको एवरेज डेंसिटी सोचनी पड़ेगी, या फिर mg इक्वल टू थ्रस्ट करोगे तो काम चल जाएगा। तो मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि आयरन की शिप कैसे तैरती रहती है, क्योंकि अंदर खोखली होती है, तो यहाँ पे जो एवरेज इफेक्टिव डेंसिटी है वो 1 से भी कम आ जाती है। सोच पा रहा एयर का भी हूँ? रोल जैसे है ना? कैविटी होती 20 सेंटीमीटर क्यूब की, और ये होता 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर बाहर का वॉल्यूम, और अगर इसकी डेंसिटी मान लो 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती, तो 8 इंटू 1 प्लस 20 इंटू 0 बाय 21, ये समझ में आया? ये इफेक्टिव डेंसिटी ये बनेगी। Yes, sir. और वाटर से कम हो तो तैरेगा, या आप डायरेक्टली mg और बायसी बराबर कर दो, आपकी मछली। बस ये फील लेने के लिए है कि एवरेज डेंसिटी का रोल आएगा कि कोई चीज डूबेगी या नहीं, अगर उसकी एवरेज डेंसिटी पानी से ज्यादा हुई। अगर उसकी एवरेज डेंसिटी पानी से ज्यादा हुई तो डूब जाएगी, नहीं तो नहीं डूबेगी। सर ये एवरेज डेंसिटी से भी अपने सही आंसर के कैसे आ रहे हैं? क्यों? हमने इक्विवेलेंट मान लिया कि पूरे में सेम सॉलिड भरा हुआ है, इसमें एवरेज का मास कंजर्व कर दिया। एयर माना था ना अपन ने? हाँ, तो एयर माना तो एयर भी तो माना है ना, तो कंप्लीट को एक मान लिया ना एयर मान के। Yes, sir. थर्ड क्वेश्चन में भी ये समझ में आ रहा है, देखो बाहर का 3 है, इसका 7 है, 3 और 7 का एवरेज कहीं बीच में आएगा, Yes, और sir. अगर ये फ्लोट कर रहा है तो इनका एवरेज 4 ही हो गया, तो mg और बायसी बराबर कर दो, तो एरिया इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 4g, ये वेट आया mg। अब थ्रस्ट x इंटू एरिया इंटू 3 इंटू g, y इंटू एरिया इंटू 7 इंटू g, ये ऊपर वाले की बायसी, ये नीचे वाले की बायसी। Yes, तो sir. 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 3x plus 7 by 3 आ गया रेशियो। 3 आ 3 गया। x रेशो y इक्वल टू 3:1 1:3 कि 3:1? 3:1 3 रेशियो 3:1 है। आएगा। ओके, x इक्वल टू 3y, सीधी बात ये आ गया। सर आपने हाँ वो सर। पहले क्या बोला? 3 और 7 का 4 ही आ गया। नहीं, मतलब 2 लिक्विड में है, एक 3 है, एक की डेंसिटी 7 है, तो इन दोनों का एवरेज इनके बीच में कभी आएगा। तो हाँ। अगर ये तैर रहा है तो जो इसकी डेंसिटी है वही लिक्विड की डेंसिटी होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं 3 और 7 का एवरेज 4 हो जाएगा। अच्छा, अगर बॉडी मतलब अगर उसका 3 से अगर ये डेंसिटी 2 दी होती तो ये पूरा का पूरा ऊपर वाले लिक्विड में चला जाता और ऊपर चला जाता, ये हमेशा तैरता। सोचो, अगर इसकी डेंसिटी 2 दी होती तो एक्स और वाई निकलते ही नहीं, फिर आंसर शायद ये आता। ये फील आ रहा? Yes, sir. और अगर इसकी डेंसिटी 8 दी होती तो नीचे डूब जाता।
3 और 7 के बीच में दी थी, इसीलिए बीच में कहीं एक इक्विलिब्रियम का आंसर आया भी है। लास्ट क्वेश्चन, इस पे फोर्स ये लग रहा है टॉप से, तो अगर हम ये देखें तो F1 टॉप से, एक बॉटम से भी लगा है, यस सर, F2 बॉटम से, F नेट ये, तो बोलो F1 कितना है इस वेट के बराबर? ये क्वेश्चन में हाइट कितनी दी थी? H तो F1 को मैं लिख सकता हूं कितना इस लिक्विड का वेट, तो सिलेंडर का वेट प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, झेलाए? सर हाँ सर, और F2 की वैल्यू में ये सब तो आएगी, प्लस बॉल का वॉल्यूम 4/3 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल का, सर F1 के लिए 2/3 पाई आर क्यूब माइनस करेंगे ना, क्योंकि उतने एरिया में पानी नहीं है, उतने एरिया में हाँ बॉल। हाँ हाँ, मैंने वो H गलत ले ली, और एच के साथ लेंगे। बड़े सिलेंडर में से माइनस करना था, पाई आर स्क्वायर आर प्लस एच। ये समझ आया? इस सिलेंडर sir. में से ये घटा दिया, बड़े सिलेंडर में से इसका घटा दिया, ये F1 का आया। F2 की वैल्यू वैसे सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि F2 की वैल्यू में F1 प्लस बायंसी लिख सकता हूं, और बायंसी की वैल्यू कितनी है? V रो जी। ठीक है, F2 की वैल्यू ऐसे लिख दी। नेट डिफरेंस F नेट बायंसी है, और वो 4/3 पाई आर क्यूब रो, तो ऑलो सॉलिड है ना? उससे फर्क पड़ नहीं रहा है, सॉलिड सॉलिड है क्या है, तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। यस सर, ये आंसर से ठीक है। टॉप का फोर्स कितना आया? जो इतनी पानी का वेट था। बॉटम का फोर्स कितना आया? इतने पानी का वेट और जोड़ दो, या तो ऐसे कर लो, या वही है बायंसी जोड़ दो, एक ही बात है। या फिर F1 minus F2 is equals to weight of body. हाँ, F2 minus F1 is equal to upthrust is equal to weight of volume of Ball. liquid हाँ ball. displaced. सर एक डाउट था, जब भी कोई बॉडी पानी में जाती है तो या तो वो थोड़ी तैरती है या फिर वो पूरी की पूरी डूब जाती है, तो इसमें आपने थोड़ी सी क्यों डुबाई थी, मतलब उसको, मतलब तो बीच में ही सिग्मा रह रो गई? से छोटा था ना, इसीलिए तैर रही है। तैर कर नहीं थी, अंदर थी ना। सर प्रॉपर सर कभी नहीं तैरेगी ना, मतलब बिल्कुल क्या पानी के कह रहे बाहर। हो? ये बोला था फ्लोटिंग में ही, और ये भी सर फ्लोट करने ही कहेंगे, ये भी फ्लोट ही कर रहा था। किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ? लास्ट में हमें फ्लोट व्लोट से मतलब ही नहीं है, लास्ट में तो सिर्फ फोर्स पूछा था मैंने। अब नहीं सर, फ्लोट कर मतलब रहा है नहीं कर रहा है वो तो डिपेंड करेगा सिग्मा और रो पे। नहीं, मतलब मैं कह रहा था वो जो बॉडी थी वो आपने पानी के बीच में बनाई थी ना, मतलब ना नीचे थी ना ऊपर थी, तो ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, वो ये कह तो रहा वो है तो कि हमने अगर पकड़ के रखी होगी ना। अच्छा, पकड़ के रखी है, ऐसा हो नहीं सकता ना? वो क्यों नहीं सकता? रस्सी से बांध दो, नहीं नहीं, अपने आप ही मतलब वो रुकी हुई है वहां पे। डेंसिटी बराबर होंगी तो रुकी हुई हो सकती है, उसकी अच्छा। डेंसिटी लिक्विड के बराबर हो। अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट इसका अपथ्रस्ट का पार्ट, हालांकि ये आपको पता है लेकिन फिर भी मैं कैसे सोचता हूँ ये बता रहा हूँ। हाउ टू कैलकुलेट अपथ्रस्ट। मैं ऐसे सोचता हूँ, अगर कंप्लीट डूबी होती, कंप्लीटली सबमर्ज्ड होती, तो अपथ्रस्ट की वैल्यू आती mg इनटू रो बाय सिग्मा। ये समझ पा रहा हो कैसे? मैं ऐसे सोचता हूं, अगर कोई चीज पूरी डूबी है तो बताओ अपथ्रस्ट हम वी रो जी लिख सकते हैं, यस सर, और इस वॉल्यूम v की वैल्यू कितनी है? M/सिग्मा।
है? यस सर। तो ये फॉर्मूला कॉमन सेंस लगा, यस सर। कंप्लीटली सबमर्ज्ड है। तो इस पे कंप्लीटली सबमर्ज्ड पे एफ नेट अगर देखें तो mg माइनस अपथ्रस्ट है, तो इसी को जी इफेक्टिव की तरह सोच सकते हैं, mg इफेक्टिव। ठीक है, यस। अगर पूरी डूबी है, और अगर पार्शियली डूबी हुई, इस पे मुझे अपथ्रस्ट निकालना है, तो भी मैं कैसे निकालूंगा कि अगर इसका वॉल्यूम v डूबा है, टोटल वॉल्यूम v नॉट है, तो आंसर इसका आता v नॉट या mg इंटू, ये आंसर आता अगर पूरी डूबी हुई होती, लेकिन पार्शियली डूबी है तो उसका रेशो ले लो। ये न्यूमेरिकल से एक न्यूमेरिकल एग्जांपल सर जी mg इफेक्टिव सर चलो नया वो मैं कोर्स है, लेता हूँ, ऊपर ये से समझ में आ गया, कॉमन सेंस है, यस मिटा दूं? सर ये mg इफेक्टिव ऊपर ही तब नया फोर्स है ना? हाँ, नेट फोर्स है। यस सर। बस ये क्योंकि न्यूमेरिकल करने में बहुत हेल्प मिलेगी कि जैसे इसकी डेंसिटी होती, बॉडी की डेंसिटी होती 3 रो, इसकी डेंसिटी रो, बताओ mg बड़ा है अब थ्रस्ट बड़ा है? mg बड़ा है। mg बड़ा होगा अब सर। थ्रस्ट की वैल्यू कितनी है? mg v mg by 3। तो यहाँ नेट इफेक्टिव कितना हो गया? एक्सीलरेशन अगर देखें तो कितना आया? 2g/3। और ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट समझ में आया क्यों? हाँ सर। क्योंकि mg भी कांस्टेंट, अपथ्रस्ट भी कांस्टेंट, तो बाकी सब चीजें हम इससे निकाल सकते हैं कि कब बॉटम पे पहुंचेगी, टाइम टू रीच बॉटम, काइनेमेटिक्स हो गया, √2h बाय g इफेक्टिव, 2g/3 स्पीड एट बॉटम √2g/h। √2g। समझ पा रहे हो? नया एनर्जी क्या आ जाएगा? मैं मान रहा हूँ इसमें ड्रैग वगैरह कोई फोर्स नहीं है। यस सर। ठीक है, तो ये जी इफेक्ट वाले तरीके से, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी में सोचो कि अगर इसकी डेंसिटी रो बाय 3 होती और लिक्विड की डेंसिटी होती रो, अब नीचे एक mg लगता, अब थ्रस्ट कितना आता बताओ? 3mg। तो एक्सीलरेशन 2g ये सोच पाते हो? यस सर। यस सर। है ना? यस तो इस तरीके से सोचना है कि बायंसी किस तरीके से, है ना? अदरवाइज आपके पास हमेशा ये वीरो जी वाला तरीका है, लेकिन जब जैसे इसका वॉल्यूम निकालोगे तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा? मास बाय रो बाय 3, अपने आप 3mg आ जाएगा। सर वो ऐसे लिक्विड ज्यादा भारी तो ज्यादा फोर्स लगाएगा, और रेशियो तो पता ही है उनको। हाँ बिल्कुल ऐसे ही कि लिक्विड ज्यादा भारी है तो ज्यादा लगाएगा, कम लगाएगा, रेशियो आपको पता है, सीधे मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देना, ऐसे आपको हमेशा पता चल जाएगा। और अगर मान लो ऐसा होता, जैसे ये होता इसकी डेंसिटी रो बाय 3, इसकी डेंसिटी 3 रो, मास m1 मास m2। अब हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होता, तो इस m1 पे एक m1g है, एक टेंशन t है, लिक्विड की डेंसिटी कितनी? एक अपथ्रस्ट है, बता रहा हूँ, लिक्विड की डेंसिटी रो, बताओ अपथ्रस्ट कितना है? m1g plus m2g/3। वॉल्यूम नहीं, समझनी अपथ्रस्ट चाहिए। अकेले इस पे ऊपर वाले पे, तो कैसे सोच रहे हैं ध्यान देना, पूरा डूबा होता तो कितना होता?
पूरा डूबा होता तो 3mg लेकिन डूबा आधा है 1/2 3/2। समझ गए। यस सर। और नीचे वाले का फ्री बॉडी डायग्राम, टेंशन टी ऊपर mg नीचे, ऊपर mg/3 ये पूरा ही M2 डूबा है। इसका 3mg/2 G/3 m2 हाँ जी 3/3 हाँ सर। आ गया। हाँ यस सर। तो अगर इक्विलिब्रियम होगा तो बराबर कर देंगे, अदरवाइज एक्सीलरेट कर रहा होगा, कुछ भी हो सकता है। सर अगर इसी स्टेट में हम एक और बॉडी पानी में धीरे धीरे डुबाएं तो ऊपर वाली पे अपथस बढ़ेगा ना? इसी को अगर हम डुबाएंगे तो ऊपर वाले पे इसमें नहीं, अगर साइड नीचे में का कोई एक कांस्टेंट है। साइड में पानी पे प्रेशर लगाएं तो बॉल ऊपर जाएगी ना, ऊपर वाली। कहाँ, यहाँ प्रेशर लगाएंगे? हाँ हाँ। इधर नहीं लगा रहे हो? नहीं नहीं, इधर नहीं लगा रहे। हाँ तो बिल्कुल ऊपर जाएगी। दोनों जगह लगाओगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। एक मिनट, ये कैलकुलेशन आगे समझ में कैसे करने। यस सर। ठीक है, तो बस लास्ट सेट ऑफ एग्जांपल्स हैं। पहला एग्जांपल जो हमने सिमुलेशन देखा था, यही ले लेते हैं ना। इसकी डेंसिटी रो, इसकी डेंसिटी रो बाय 3, एंगल इन इक्विलिब्रियम। एग्जांपल 2, ये हाइट h, इसकी डेंसिटी रो बाय 3, इसकी डेंसिटी रो, मैक्सिमम हाइट रीच्ड। सर फर्स्ट एग्जांपल में हाइट कितनी है? मैं कर रहा हूँ, ये तुम्हें नहीं करना है। अच्छा L/2। एग्जांपल 3, पहले हम नीचे वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेग्लेक्ट ड्रैग क्या होगा बताओ, इस समय इसको छोड़ेंगे तो ऊपर 2G से जाएगा। 2G से एक्सेलरेट ऊपर करेगा। 2G से जाएगा। तो पहले फ्री बॉडी डायग्राम सोच लिया, 3mg ऊपर mg नीचे, 2G का एक्सेलरेशन ऊपर। कब तक 2G का एक्सेलरेशन रहेगा? सरफेस तक आ जब जाएगा। तक वो सरफेस तक आएगा। जब तक की सरफेस तक नहीं आ जाता। हाँ तो जो ही सरफेस पर पहुंचेगा, है ना, तो यहां से यहां तक एक्सीलरेशन कितना है? 2G ऊपर। तो बताओ स्पीड कितनी आ जाएगी? रूट 4g आ जाएगी। यस सर। लेकिन इसके बाद रिटार्ड करेगा जी से। के बाद एक्सीलरेशन कितना आएगा? G। लेकिन पूछा है मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट अब हम निकाल सकते हैं। v²/2g लगा दें। 2H 2h आएगी। v²/2g कितना आया? 2h आया समझ में। तो इसकी मोशन आ गई समझ में कैसी होगी। h ये है, 2h हाइट और जाएगा, और उसके बाद यही मोशन रिपीट होगी। तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट भी बता सकते हैं। बता सकते हैं। यस सर। पहला h जाने का टाइम तो √2h/g, ये समझ में आया। और अगला टाइम 2h जाने का, वो नीचे जी आएगा केवल। और इसका भी ट्वाइस। हाँ इसका भी ट्वाइस, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है। 6 आ गया। टेंड और असेंट दोनों हो गए। यस सर। मतलब ये प्योर काइनेमेटिक्स क्वेश्चन है। यस ठीक है, तो बस हम इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसके सॉल्यूशन की जगह मैं इसका ग्राफ बना दे रहा हूँ वेलोसिटी का। तो अगर हमें ये डिस्कस करना होता तो वेलोसिटी इसकी मैं अपवर्ड पॉजिटिव मान रहा हूँ, तो बढ़ती फिर घटती। ये समझ में आया? वेलोसिटी का टाइम के साथ ग्राफ। हाँ सर। और यहाँ एक्सीलरेशन कितना आता? 2g। यहाँ रिटार्डेशन जी। ठीक है।
ये वेलोसिटी का ग्राफ बनता। और कितनी देर पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी? 2h/2g 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 और मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी? √4g 4gh 4h/g सॉरी ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। हाँ यस सर। और हाइट का ग्राफ अगर पूछा नहीं लेकिन पूछा होता तो ये ग्राफ समझ पाते हो? हाइट h का ग्राफ रूट का है ना GT पैराबोलिक, हाँ लेकिन यहाँ पैराबोला ऐसा और एक्सेलरेशन उसके को बाद हटा पैराबोला दीजिए। ऐसा। कैसे ठीक, यस ये तो जी फैक्टर वाले क्वेश्चन हो गए। डबल डेरिवेटिव की वैल्यू से चेक करा आपने कॉल किया। हाँ डबल डेरिवेटिव, स्पीड से सोच लो ना, स्लोप से। पहले स्पीड बढ़ेगी जब तक टॉप तक नहीं पहुंचेगा, फिर स्पीड कम होगी, फाइनली स्पीड 0। चलो पहला क्लियर है, यस सर। मतलब ये एग्जांपल था, स्क्रीनशॉट ले लो और लास्ट एग्जांपल देखो। एक मिनट, एक ये बॉडी है, एग्जांपल 2। अच्छा एग्जांपल, मैं पहले भी करा चुका हूँ इस तरह के क्वेश्चन, लेकिन फिर रिपीट कर रहा हूँ। जैसे मान लो यहाँ इसकी रीडिंग टेंशन 30 ग्राम थी, यहाँ इसकी रीडिंग मान लेते हैं 24 ग्राम है। तो ये समझ में आ रहा है, रीडिंग बदली है दोनों जगह। बयानसी आ रही है। और क्यों बदली है? यहाँ टेंशन इक्वल टू mg, यहाँ टेंशन इक्वल टू mg माइनस mg इंटू सिग्मा बाय सिग्मा। इससे डेंसिटी का रेशियो मिल जाएगा। हाँ मिल गया। या फिर सोचो बायोएंसी ऑफ थ्रस्ट कितना है, यही थ्रस्ट है। अब थ्रस्ट की वैल्यू 6 ग्राम के बराबर, 6 ग्राम और mg की वैल्यू कितनी है? 30 ग्राम के बराबर है। तो मैं यही से सोच सकता हूं कि डेंसिटी का रेशियो 1/5। 6 सोचो 5 ये समझ पा रहे हो? लॉस इन वेट ये अब थ्रस्ट है। यस रो बाय सिग्मा यही हमारा अब थ्रस्ट है। बस इसमें इकलौती यही इंपॉर्टेंट चीज है जो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल वाले क्वेश्चन है, इनमें बस यही कि लॉस इन वेट ही अब थ्रस्ट है। तो पहले वेट 30 था, अब वेट 24 है, तो डिफरेंस आया 6 ग्राम का, तो 6 ग्राम के बराबर अब थ्रस्ट लगा। और अब थ्रस्ट और mg का रेशियो डेंसिटी का रेशियो क्या? लास्ट वाले में mg माइनस होगा, तो mg माइनस ही तो है। इसके हिसाब से तो अब थ्रस्ट करना वही तो क्या क्या लास्ट वाले फॉर्मूला में कुछ जरूरत नहीं है। लास्ट वाला ये फॉर्मूला हाँ सही तो है, mg में से माइनस ही तो किया। तो लॉस इन वेट कहां है? ये तो अब थ्रस्ट है mg से रो बाय सिग्मा। ओके ओके, ये सही कह रहे, सही कह रहे हो। mg में से इसको पूरे को माइनस हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही कह रहे। mg में से ये ओके रो बाय सिग्मा, बिल्कुल सही कह रहा हूं। ये थ्रस्ट चलो आगे समझो। यस सर। यस इवन इससे मैं एक और चीज निकाल सकता हूं
कि इससे मैं, जैसे मान लो ये अगर वाटर होता तो यहां से अपथ्रस्ट 6 ग्राम के बराबर, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड 6 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकता हूं। यस सर। क्योंकि 6 ग्राम पानी 6 सेंटीमीटर क्यूब, तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड कितना है? 5। 1/5 सॉरी 5 डेंसिटी 5 ऑफ सॉलिड मास 5 अपॉन वॉल्यूम। मास 5। कितना है? 30। 5 वॉल्यूम कितना है? 6। वो वैसे भी हम लिख पा रहे थे, वैसे हम ऐसे भी लिख पा रहे थे अपथ्रस्ट mg डेंसिटी का रेशियो। तो ये इनडायरेक्टली हम वॉल्यूम निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। देखो कि वॉल्यूम कितना है इस आड़े टेढ़े सॉलिड का, तो वॉल्यूम निकालने की बजाय क्या आप बायोंसी निकाल लो, और बायोंसी क्या है? लॉस इन वेट, और जो लॉस इन वेट होगा वही न्यूमेरिकली वॉल्यूम के बराबर होगा। अगर पानी की जगह कोई और होता तो रेशियो लेना पड़ता। तो ठीक है, ये कहानी थी वो गोल्ड वाली, ऐसे निकाला था। हाँ ये कि जैसे मान लो ऐसा है ना, तुम्हें अननोन ऐसा पत्थर दे दिया, बताओ ये कितने सेंटीमीटर क्यूब का है, ये पूछा, तो आप कैसे करोगे? तो उसमें सिंपल है कि इसको पहले हवा में तौल लो फिर पानी में तौल लो। जो डिफरेंस आए वो अपथ्रस्ट है, और पानी में अपथ्रस्ट न्यूटन में आएगा, फिर उसको तुम डिवाइड करोगे, आंसर सीधे मिल जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ, जैसे यहाँ देखा आपने, अगर आप ग्राम में लिख रहे हो तो ये 50 ग्राम रीड किया, यहाँ जब निकाला तो 35 ग्राम आया, इसका मतलब 15 ग्राम की बायोंसी लग गई, और ये बायोंसी लगाने के लिए पानी इतना डिस्प्लेस हुआ होगा, और जो डिस्प्लेस हुआ वही वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना हो गया? 15। मास ऑफ सॉलिड कितना हो गया? 50। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड कितनी हो गई? आया समझ में? तो ये यूज करते हैं प्रैक्टिकली डेंसिटी निकालने के लिए। समझ गए? तो वो ऐसे करते थे कि ऑर्नामेंट की डेंसिटी अगर पता करनी है ना, तो हमें पता है कि डेंसिटी ऑफ गोल्ड मान लो होनी चाहिए थी 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये होती है। अब पहले ऑर्नामेंट को ऐसे तौला, तो मान लो ये आया 20 ग्राम, पानी में तौला, मान लिया है 18 ग्राम। लॉस कितने का हुआ? 2 ग्राम। वॉल्यूम कितना आया? 2 सेंटीमीटर। डेंसिटी सेंटीमीटर। डेंसिटी 10। डेंसिटी कुछ ज्यादा आ गई, इसका मतलब हमने कुछ ऐसी चीज इसमें मिला रखी है जो इससे ज्यादा भारी है गोल्ड से। क्योंकि अगर एग्जैक्ट गोल्ड होता तो बिल्कुल सही आता आंसर, मतलब इम्प्योर है। मतलब इम्प्योर। ठीक है, यस। मतलब सर ये पता करने के लिए होता होगा कि प्योर गोल्ड है कि नहीं। प्योर गोल्ड या प्योर कुछ भी है कि नहीं, लेकिन ये उसमें लॉजिक तो मिक्सिंग कर मतलब रखी है कि नहीं। पुराना हो गया। हम ऐसी चीजें भी तो मिला सकते हैं जिसकी डेंसिटी बराबर है गोल्ड की। बहुत ही कम चांस है कि डेंसिटी बराबर हो, कलर भी सेम हो, कलर तो सेम कर देंगे, दिखने में एक जैसा हो। तो चेंज आ जाएगा ना डेंसिटी। जनरली गोल्ड में कॉपर ही मिलाते हैं, क्योंकि ये दिखने में एक से होते हैं। वो तो पता है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। लश्चर का डिफरेंस होता है। वो जो क्लेम कर रहे हैं कि हमने कितना मिलाया और कितना मिलाया, तो वो हम इससे अंदाज लगा सकते हैं ना, कि आप डेंसिटी निकाल लो और देख लो किसमें कितना है। कि जैसे इसका मास m है, इसका मास m है, ओवरऑल डेंसिटी एवरेज निकाल के कंपेयर कर सकते हैं। तो हम ये भी मतलब बता सकते हैं कितना मिलाया होगा। आप बता सकते हैं ना, फिर से वो यही जैसे था
इसका मास 20 था, इसका यहाँ रीडिंग आई मान लो 17, डेंसिटी ऑफ गोल्ड थी 9, डेंसिटी ऑफ कॉपर मान लेते हैं 6। अब देखते हैं क्या मिला है अपन को। तो लॉस कितना आया 3 का, इनका आया सर। तो वॉल्यूम 3 सेंटीमीटर क्यूब, तो डेंसिटी 20/3 6.66। दोनों के बीच में कुछ है, कुछ ज्यादा ही कुछ मिला दिया। मिलाया होगा पक्का हमने। तो मान लेते हैं इस 20 ग्राम में एम गोल्ड है, 20 माइनस एम कॉपर, मान ले। अच्छा हाँ। तो एम गोल्ड है, 20 माइनस एम कॉपर है, तो एम गोल्ड होता तो टोटल वॉल्यूम गोल्ड का m/9, टोटल वॉल्यूम कॉपर का 6, लेकिन टोटल वॉल्यूम कितना आया 3। अच्छा क्वेश्चन वॉल्यूम सेम कर दिया, समझ गए? यस सर। हम बता सकते हैं कौन सा माल कितना मिला दिया। सर ये रियलिटी में सर ये सब चीज सर काम कैसे कर जाती है सर? रियलिटी में तो है ना सर, है ना, इसमें तो अपन ने 2 assumption लिए फ्लूइड मैकेनिक्स में, जैसे विस्कस नहीं है रियलिटी में। तो रियलिटी में क्या? रियलिटी में तो सर विस्कस वगैरह सब कुछ होता है लिक्विड। तो विस्कस यहाँ मोशन थोड़ी हो रही है, इक्विलिब्रियम के लिए बात हो रही है ना। मोशन होती तब ड्रैग आता ना। लास्ट क्वेश्चन, ये ρ/3 लिक्विड का रो। अब कहीं इक्विलिब्रियम आता, अब यहाँ कैलकुलेशन में बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि अगर ये पूरा डूबा होता तो बायनेंसी कितनी आती, फुल सबमर्ज्ड होता तो बायनेंसी कितनी आती? 3 mg से। लेकिन अभी कितना डूबा है? x, तो ये 3 mg का x/l, ये समझ में आया? यस कहाँ लगेगी बायनेंसी, ये समझ में आया? सेंटर पे। और 1 mg लगेगा इधर, 2 ही फोर्स है। और टॉर्क 0 कर दो, तो अब अगर हमने ये एंगल थीटा लिया तो mg का टॉर्क कितना होगा? mg का sin थीटा। हाँ सर। यस सर। इस 3 mg वाले का टॉर्क 3 mg L minus x/2। अच्छा हाँ L minus x/2 का sin थीटा। सोचो। हाँ सर। ये x/2 है। सही है सर, सही। sin थीटा कट गया। यस सर। एक दूसरा आया तो कितना बना, तो 2 उधर भेज दें, या 1/2 इक्वल टू 3x/l, l स्क्वायर, l माइनस x/2 कर लेंगे सॉल्व। यस ठीक है। आया। और इस x की वैल्यू हम निकाल भी सकते थे, ज्योमेट्री से भी निकाल सकते थे। सोचो ये l/2 है, तो x की वैल्यू l माइनस l/2 सेक थीटा है। सोचो L minus L/2 sec theta। क्वेश्चन में दिया है l/2। फिर थीटा निकालने के लिए x और थीटा में रिलेशन निकालने के लिए। हाँ सर सही है। तो बस नॉर्मल काइनेमेटिक्स है कि पूरा डूबा होता तो बायनेंसी क्या आती, पार्शियली डूबा है तो बायनेंसी क्या आई, बस। बाकी तो फिर डायनामिक्स जो भी लगाते हो वही। सर अगर इसे डी थीटा रोटेट करके छोड़ते तो एसएचएम करता रॉड? नहीं, इसके बाद करेगा एसएचएम। इक्विलिब्रियम से डी थीटा घुमाओगे तब एसएचएम करेगा। हाँ वही।
इक्विलिब्रियम से डी थीटा घुमा। ओके सर। चलो तो ये खत्म होगा। तो फाइनल कंक्लूजन जो हमने देखा, एक डेल्टा पी की वैल्यू रो जी डेल्टा वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में डेल्टा पी 0 है, लेकिन कब की बात कर रहे हैं, जब इक्विलिब्रियम का केस हो। एक्सीलरेटिंग फ्लूइड है तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम बना के सोचना पड़ेगा, ठीक है। और तीसरा हमने देखा अपथ्रस्ट की वैल्यू वी रो जी के बराबर होती है, ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट ऑफ डेप्थ सबमर्ज्ड और ओरिएंटेशन ऑफ सॉलिड। तो ये बेसिकली अपन ने 3 फॉर्मूले देखे। सर पास्कल भी इसके अंदर ही आता है ना? क्या पास्कल लॉ भी इसके अंदर ही आता है ना? उसके अंदर पास्कल लॉ सब अपने आप हो चुका है, पास्कल्स लॉ इसके अंदर ही आ चुका है। सेम लेवल पे सेम लिक्विड सेम प्रेशर आएगा, वही पास्कल्स लॉ। सर एक डाउट था, जो आपने पिछले वाले क्वेश्चन में वो रॉड वाला क्वेश्चन था ना, उसमें आपने अपथ्रस्ट 3 mg ले लिया था, उसमें सर वो उस पर डिपेंड क्यों नहीं किया कि रॉड की कितनी लेंथ डूबी हुई है वॉल्यूम सबमर्ज्ड पे? तो किया ना, 3 mg थोड़ी था अपथ्रस्ट, XYL तो XYL लिया था ना हमने। नहीं सर, यहाँ पे ही जब रॉड स्ट्रेट थी तब। अरे तब थोड़ी निकाला था हमने तो ये कहा था पूरी डूबी होती तो 3 mg आता। अच्छा, ये बोला था मैंने, x डूबी है तो इतना आएगा, तो लिया है। तो एक ऐसी शीट मिलेगी, यस सर। इस शीट में ये क्वेश्चन करने हैं, मेंस एडवांस के सब मिक्स्ड हैं यहाँ तक। ये अभी नहीं करना है, ये जो एडवांस स्पेसिफिक है ये टाइम मिले तो करना है, ये अभी नहीं करना है, इसके बाद के क्वेश्चंस। हालांकि जो इंटरेस्टेड हो, जिन पे पार्ट 1 अच्छे से हो जाए, जब टाइम मिले धीमे धीमे करके पार्ट 2 कर लो। ये पार्ट 2 है इसका। मतलब इसमें क्या ट्रिकी क्वेश्चंस है वही जो कॉन्सेप्ट मैंने क्लास में दिए। आसान ही होंगे ना वैसे? हाँ मुश्किल तो नहीं होंगे, लेकिन इतना टाइम नहीं है अभी तुम्हारे पास। अभी मुझे सिर्फ ये डीसीटी चाहिए, इतनी पूरी कर दो। डिस्कशन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये डिस्कशन जो शीट का डिस्कशन होगा उसमें और कुछ नई चीजें मिलेंगी। फ्लूइड अपने आप में बहुत ही मुश्किल पार्ट है, खासकर स्टैटिक्स। डायनामिक्स इजी है, उसमें टाइम भी नहीं लगेगा रिवीजन में। स्टैटिक्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, तो खासकर जब तुम सॉल्व करोगे और मैं डिस्कस करूंगा कल, तब तुम्हें बहुत सारी चीजें और सीखने मिलेंगी। तो मैं शाम तक इसके आंसर शेयर कर दूंगा पार्ट 1 की, तो जो ना आए उनको एक बार और। सर आज कहाँ तक सॉल्व करना है? जेई एडवांस के पहले तक का 43 क्वेश्चंस के करीबन। ठीक है, कल डिस्कस करूंगा इसको, तो काफी इंपॉर्टेंट है एडवांस के हिसाब से। मेंस में काफी कम क्वेश्चन आते हैं इसके पार्ट 1 के, मेनली एडवांस में ही आते हैं। तो फिर रिपीट कर रहा हूँ, टॉपिक अपने आप में कठिन टॉपिक है, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत चाहिए, तो पहले आप पार्ट 1 जितना मैंने एडवांस के पहले तक का किया है कल तक ये करो, फिर प्रैक्टिस करने के लिए वो पार्ट 2 दिया है। और वो पार्ट 2 जब करोगे ना, तो कोशिश करो ग्रुप में करना। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें डिस्कशन की जरूरत पड़ेगी तुम्हें आपस में। तो अभी कल तक तुम्हें सिर्फ 1 to 43 क्वेश्चन करने हैं। मैं शीट शेयर कर रहा हूँ इसकी। क्या सर ये तो पार्ट 1 ही है ना केवल अभी? ये स्टैटिक्स है। हाँ यही है ना, विथ आंसर अभी विदाउट आंसर मैं शेयर कर दूंगा अभी ग्रुप पे, है ना। हाँ सर एक क्वेश्चन पूछना है सर, जैसे कि है ना सर, जो प्रेशर है ना, जो मतलब फोर्स